श्री कस्तूरी साहब, वर्मा जी, मेरे मित्र और छोटे भाई प्रवीण नागदेवी जी, उपस्थित देवी और सज्जन, भीषण कमर दर्द के कारण मैं सामान्यतः आजकल समारोह में जा नहीं रहा हूँ। स्लिप डिस्क की समस्या से जूझ रहा हूँ, लेकिन प्रवीण भाई का आदेशनुमा आग्रह था, इसलिए मैं यहाँ आया। दूरदर्शन केंद्र मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ आता रहा हूँ और कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने किए हैं। आदरणीय सुमित्रा जी महाजन का इंटरव्यू मैंने यहीं किया था। चूँकि ये हिंदी पखवाड़े की शुरुआत है और एक बहुत ही अच्छी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता भी यहाँ पर हुई। सभी प्रतिभागियों ने अपने विषय पर बहुत अच्छा बोला, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा। मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। विषय भी बहुत रोचक रखे गए थे और उस पर बहुत अच्छा संक्षिप्त में जितना भी बोला अच्छा बोला। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हरिशंकर परसाई हिंदी के बहुत बड़े व्यंगकार हुए, बहुत बड़े साहित्यकार हुए। उन्होंने कहा कि हमेशा दिवस कमजोर चीजों के मनाए जाते हैं, जैसे शिक्षक दिवस, जैसे महिला दिवस, वैसे हिंदी दिवस। ताकतवर लोगों के दिवस नहीं मनते, थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता, कलेक्टर दिवस नहीं मनाया जाता। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी कमजोर नहीं है, हिंदी बहुत सशक्त है, अभिव्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। दिक्कत यह है कि हम हिंदी दिवस को नाग पंचमी की तरह मनाते हैं। जिस तरह से हम साल में 364 दिन नाग को देखते ही, सांप को देखते ही लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन साल के एक दिन नाग पंचमी वाले दिन नाग की पूजा करके उसे दूध पिलाकर अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं, वैसे ही साल के 364 दिन तो हम हिंदी बोलने वाले को हिकारत की नजर से देखते हैं, उसे पिछड़ा मानते हैं, उसे कमजोर मानते हैं, उसे अनपढ़ मानते हैं और अंग्रेजी बोलने में शान और शौकत समझते हैं। लेकिन साल के 365वें दिन हिंदी दिवस पर हिंदी की महिमा करके, हिंदी के महिमा गुणगान करके, महिमा गान करके अपने कर्तव्यों की दिशा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें 365 दिन हिंदी के महत्व को जानना होगा और समझाना होगा। और जब मैं हिंदी पर बोलता हूं तो मुझे मैक्स मूलर याद आते हैं। जर्मन के बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे। और मैक्स मूलर जर्मनी से भारत में भारतीय वेदों का अध्ययन करने आए, वेद पढ़ने आए, वेद को समझने आए, वेद की टीका करने आए। और वेदों को पढ़ने के लिए उन्होंने भारत में आकर संस्कृत सीखी। और भारत के जो बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, संस्कृत के जानकार हैं, उनमें जर्मनी विद्वान मैक्स मूलर का भी नाम है। उन्होंने संस्कृत को सीखा और संस्कृत को सीखने के बाद भारतीय वेदों का अध्ययन किया। और भारतीय वेदों का अध्ययन करने के बाद जब वे जर्मनी वापस गए और उन्होंने भारतीय वेदों पर लिखना चाहा, टीका करनी चाहिए, किताब लिखनी चाहिए, तो उन्होंने अंग्रेजी में अपनी किताब नहीं लिखी, उन्होंने संस्कृत में अपनी किताब नहीं लिखी, उन्होंने जर्मन भाषा में भारतीय वेदों को लिखा। यह होता है राष्ट्रभाषा का महत्व, यह होता है राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करना। वे चाहते तो अंग्रेजी में लिख सकते थे, वे चाहते तो वेदों को संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने जर्मन भाषा में लिखकर अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा न उन्नति है, सब उन्नति का मूल। अगर हमें उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, प्रगति करनी है, विकास करना है, तो अपनी निज भाषा को महत्व देना होगा। हम आजाद तो हो गए,
लेकिन भाषाई तौर पर हम गुलाम हैं। आज भी हमारी अदालतों में अंग्रेजी में काम होता है, आज भी हमारे सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी में काम होता है, आज भी हमारी इंजीनियरिंग मेडिकल की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। आज भी हमारे स्पेस में हमने चंद्रमा पे तिरंगा गाड़ दिया है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम पहले भारतीय हो गए, लेकिन हमारी जो सारी कोडिंग है, डिकोडिंग है, हमारा जो पूरा स्पेस कार्यक्रम है वो अंग्रेजी में है। मैं गौरवान्वित हूं, मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है भारतीय के नाते कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन मुझे इससे कई गुना ज्यादा गर्व होता अगर हमने अपना पूरा चंद्रयान का कार्यक्रम हिंदी में किया। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हम डॉक्टर और इंजीनियर अंग्रेजी में तैयार कर रहे हैं। आईआईएम में, आईआईटी में जो पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में होती है, लेकिन उसी का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, हमारी प्रतिभा जो होती है वो बाहर चली जाती है। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो भारतीय हैं। और एक बार कोई 10 साल 12 साल पहले जब ओबामा साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे, बराक ओबामा, या उनके पहले का किस्सा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्लिंटन के जमाने का, दो में से किसी का, तब जो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पैनल थी उसमें लगभग 62 डॉक्टर्स जो है वो भारतीय थे। उसमें 3 इंदौर के थे। एक डॉक्टर सतीश व्यास इंदौर के डॉक्टर थे, एक डॉक्टर ईश्वर भूता यूरोलॉजिस्ट वो इंदौर के डॉक्टर थे, और एक कोई डॉक्टर अग्रवाल थे मेडिसिन के, वो इंदौर के डॉक्टर जो इंदौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ कर गए। वो अमेरिका के राष्ट्रपति की मेडिकल पैनल में थे। गर्व हुआ, अच्छा लगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में ये प्रश्न आया कि केवल ऐसा तो नहीं कि भारतीय डॉक्टर ही बहुत प्रतिभा संपन्न है, जर्मन के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता क्या? जापान के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता क्या? स्वीडन के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता क्या? फ्रांस के डॉक्टर कमजोर हैं? ऐसा कतई नहीं। जर्मनी के डॉक्टर भी, फ्रांस के डॉक्टर भी, स्वीडन के डॉक्टर भी, स्विट्जरलैंड के डॉक्टर भी, ईरान और इराक के डॉक्टर भी काफी काबिल हैं, लेकिन उनको डॉक्टरी की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी गई है, इसलिए वो अमेरिका में स्वीकार नहीं है। भारत के डॉक्टर चूंकि प्रतिभा संपन्न है, लेकिन साथ साथ अंग्रेजी भी जानते हैं, इसलिए वो अमेरिका में छाए हुए हैं। अगर हमने भारत में डॉक्टरों को हिंदी में पढ़ाया होता, भीली में पढ़ाया होता, निमाड़ी में पढ़ाया होता, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया होता, तो ये प्रतिभा संपन्न डॉक्टर हमारे यहाँ रहकर भीलों की, निमाड़ियों की, गांव वालों की, छोटे लोगों की सेवा कर रहे होते, ना कि अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति का इलाज कर रहे होते। दोनों बातें। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारी प्रतिभा अमेरिका में झंडा लहरा रही है, हमारी प्रतिभा जो है वो गूगल को हेड कर रही है, हमारी प्रतिभा जो है वो उबर को हेड कर रही है, भारतवंशी जो है वो कोको कोला बेच रहे हैं। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं, गर्व करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर हमें चिंता भी करना चाहिए, प्रश्न भी करना चाहिए कि हमारी प्रतिभा विदेश में क्यों जा रही है, हमारी प्रतिभा हमारे ही देश में रहकर सेवा क्यों नहीं कर पा रही है। आज आईआईएम में, आईआईटी में जो लोग पास आउट होते हैं वो करोड़ों का पैकेज लेकर बाहर चले आते हैं। उन्हें तैयार करने में, आईआईएम में तैयार करने में भारतीय प्रबंध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे पर, एम्स में पढ़ने वाले बच्चे पर भारत सरकार का, आपका और मेरे द्वारा दिए गए इनकम टैक्स का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन वो बच्चा जब पढ़ के आईआईटी पास आउट होता है, आईआईएम पास आउट होता है, तो भारत में रहकर काम नहीं करना चाहता, वो विदेश चला जाता है। लेकिन अगर हमने हिंदी के माध्यम से अगर हमने शिक्षा प्रणाली विकसित की होती, अगर हमने अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा प्रणाली विकसित की होती, तो ये तमाम प्रतिभाएं भारत में रहकर भारत की सेवा कर रही होती। तो आज हिंदी दिवस पर
ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, और ना सिर्फ आगे बढ़ाएंगे बल्कि हिंदी को बोलने चालने में गौरव का अनुभव करेंगे। हमें इस बात पे शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करेंगे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। हम इस बात पे शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करेंगे कि हम अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। ठीक है, अंग्रेजी आना चाहिए, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी की कीमत पर नहीं आना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक सर्वे हुआ, एक साइकोलॉजिस्ट ने बड़ा सर्वे किया। उन्होंने कहा कि बच्चे सबसे जल्दी अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? जिस बच्चे को अभी रोटी पानी बोलना नहीं आया है, उस बच्चे को हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, क्योंकि स्टेटस सिंबल है। मेरा बच्चा अगर सरकारी आंगनवाड़ी स्कूल में जाएगा तो मैं काहे का बड़ा पत्रकार? मैं बड़ा पत्रकार तभी कहलाऊंगा जब मेरा बच्चा किसी इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़े, शहर के जो नामचीन 2-3 स्कूल हैं उसमें मेरे बच्चे का एडमिशन हो, तब तो मैं बड़ा पत्रकार हूँ। अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है तो मैं बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो सामान्य आदमी हूँ। ये जो स्टेटस सिंबल हमने बना लिया है कि हमारा बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो ही उसका भविष्य संवरेगा, तो ही वो जीवन में कुछ कर पाएगा, तो ही वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। जो हमने ये भावना बना ली है, जो हमने ये धारणा स्थापित कर ली है, इस धारणा ने हिंदी का बहुत नुकसान किया है। इसलिए हमारे बच्चों को अंग्रेजी बोलना तो आता है, लेकिन उनको 67 बोलना नहीं आता। जब कभी हम कहते हैं कि 67 रुपए की आई, तो हमारा बच्चा पूछता है 67 माने क्या? फिर मुझे अपनी बेटी को बताना पड़ता है 67, और उस समय मुझे अंदर से बहुत दुख भी होता है कि मैं इतना बड़ा पत्रकार हिंदी का, जीवन भर हिंदी की कमाई खाता रहा, मेरा घर हिंदी की भाषा से चलता रहा, और मैं मेरी बच्ची को बता रहा हूं कि 67 मतलब 67। ये दुर्भाग्यजनक है, और हमने ऐसी स्थिति बना ली है कि हम अंग्रेजीदा होते गए हैं, और उसका नुकसान ये हुआ है कि ना तो हम हिंदी वाले रहे हैं, ना हम अंग्रेजी वाले रहे हैं, एक मिक्स हो गया है। और एक पत्रकार होने के नाते इस मंच से मैं एक दुख व्यक्त करना चाहता हूँ। आजकल के जो हिंदी के अखबार हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को हिंदी सिखाएं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते थे, मेरे माता पिता मुझसे कहते थे कि ये हिंदी का अखबार घर में आता है, इसकी एक खबर की रोज नकल करो, तुम हिंदी सीखोगे, तुम्हें वर्तनियों की तमीज आएगी, कहाँ छोटी लगेगी, कहाँ बड़ी लगेगी। अभी मैं प्रवीण को एक आध गलती के बारे में बता रहा था कि ये तात्कालीन नहीं होगा, तात्कालिक होगा। ये मुझे अखबार से सीखने को मिला। ये छोटा अखबार जिसको मैंने रोज एक पन्ना लिखा, लेकिन आज मैं अपने बच्चे को कभी नहीं कहूँगा कि हिंदी का अखबार पढ़ो। मुझे मालूम है कि अगर उसने हिंदी का अखबार पढ़ा तो जितनी हिंदी उसको आती है उतनी भी वो भूल जाएगा। क्या भाषा हो गई अखबारों की! आप हेडिंग्स देखिए, समझ में ही नहीं आता कि हिंदी में हेडिंग्स लिखना चाहते हैं या अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं। और मैं उन जो बड़े संपादकों से कहता हूं कि आपकी भाषा कैसी हो रही है, तो वो कहते हैं कि ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है। मैंने कहा ये कौन सी भाषा होती है? हिब्रू भाषा तो मैंने सुनी, लैटिन भाषा तो मैंने सुनी, ये इंग्लिश भाषा क्या होती है? आधी हिंदी आधी इंग्लिश मिक्स भाषा को वो इंग्लिश भाषा कहने लगे हैं, और इंग्लिश भाषा में अखबार निकल रहे हैं। कहने को वो हिंदी अखबार है, लेकिन आप उनका कोई भी समाचार पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार पढ़ लीजिए। मैं किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, दावा करते हैं कि वो भारत के सबसे बड़े अखबार हैं, सबसे बड़े हिंदी बेल्ट में पढ़ने वाले अखबार हैं, लेकिन आप उनकी कोई भी न्यूज़ पढ़ लीजिए, उसमें हिंदी के आपको शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी के बराबरी से शब्द मिलेंगे। हेडिंग्स उनके अंग्रेजी में है, उनके भाव जो है वो अंग्रेजी में है, तो ये कैसा हिंदी का अखबार है? मैं चाहूंगा कि हिंदी दिवस पर हम बहुत क्रूरता के साथ, बहुत कठोरता के साथ अपने अंतर्मन में झांकें, मीमांसा करें, आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें, और इस बात की मंथन करें कि आखिर हमने हमारी भाषा का चूचू का मुरब्बा क्यों बना दिया है। हिंदी की दुर्गति के लिए हिंदी भाषी ही जिम्मेदार है। हिंदी की इस बदहाली के लिए, हिंदी की इस गरीबी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हिंदी भाषी जिम्मेदार है। तमिल वाला थोड़ी, तमिल वाला तो बेचारा टूटी फूटी तमिल में बोलने की कोशिश करता है। वो हमारे मध्य प्रदेश में केरल के लोग आते हैं,
वो छोटा छोटा बात करता है मुझसे। जब मैं अपनी स्लिप डिस्क को दिखाने के लिए केरल भाषी के पास गया तो उसने हिंदी में मुझको समझने का कोशिश किया कि आपको इधर कितना दुखता है, कहाँ दुखती है आपकी। मैंने कहा दुखती नहीं है, दुखता है। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको अंग्रेजी बोलने लगा, उसको अपनी प्रॉब्लम इंग्लिश में समझाने लगा। तो हिंदी के साथ तो मैं अन्याय कर रहा हूँ, वो केरलियन, वो मलयालम मुझसे हिंदी में बोलना चाह रहा है, लेकिन मैं उसको अंग्रेजी में बोलकर उसको हतोत्साहित कर रहा हूँ कि नहीं भाई आप तो अंग्रेजी में आ जाओ। तो हिंदी की दुर्दशा के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं और हमको मैथिली शरण गुप्त को याद करना चाहिए, जिसको न निज भाषा का गौरव निज देश का अभिमान है, जिसको न निज भाषा का गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु और मृतक समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।